अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहनवाज ज़ैदी है और आज अदील हाशमी की तबीयत कुछ ख़राब है, लेकिन आप फ़िक्र ना करें, वो कोई कोरोना वगैरह का केस नहीं है। वैसे थोड़ी कमर में तकलीफ़ थी, तो इसलिए वो तारुफ़ उन्होंने कराना था इस प्रोग्राम के शुरू में, लेकिन वो मौजूद नहीं है, तो हम शुरू करते हैं। कृष्ण चंद्र के बारे में थोड़ी एक बात मैं कहना चाहता था कि आम तौर पे हम कृष्ण चंद्र कहते हैं इसको, लेकिन हिंदी का जो सही तलफ़्फ़ुज़ है वो कृष्ण है, कृष्ण चंद्र, इसलिए यही कहें तो बेहतर है। ये अफ़साना है, इसका उन्वान है शानो। बचपन के चेहरों में मुझे शानो का चेहरा बहुत याद आता है। वो एक दुबली-पतली, नाज़ुक अंदाम औरत थी। उम्र 30 साल के करीब, कद बूटा-सा, होंठ पतले-पतले और गुलाबी, आँखें बड़ी-बड़ी लेकिन डूबती हुई सी। जिल्द की रंगत मरमर की तरह सफ़ेद। वो हमेशा माथे तक ज़रा-सा घूंघट काढ़े, सफ़ेद धोती में मलबूस नज़र आती। उसकी पूरी शख्सियत एक ऐसी तस्वीर की मानिंद थी, जो दिन-ब-दिन धुंधली होती जा रही हो। उसे तपदिक था। उन दिनों तपदिक का कोई शाफ़ी इलाज दरियाफ़्त न हुआ था। अक्सर मरीज़ मर जाते थे। बहुत कम ऐसे खुशकिस्मत होते थे, जो किसी न किसी तरह बच जाते थे। अपनी छोटी-सी महदूद दुनिया में नाकाफ़ी ज़राए के साथ मेरे वालिद को इल्म-ए-तिब में तजुर्बे करने का बहुत शौक था। वो अक्सर मुश्किल मरीज़ों को हाथ में लेते थे और उनमें से अगर एक भी उनकी काविश से अच्छा हो जाता, तो वो बेहद खुश हो जाते और कई दिनों तक उनका मूड बच्चों की तरह ताज़ा, शगुफ्ता और शादाब रहता। औरतों के लिए अस्पताल में एक अलग वार्ड था, लेकिन मेरे वालिद ने शानों को उस वार्ड में नहीं रखा। उस वार्ड से कोई 100 गज परे एक बैरक नुमा इमारत थी, जिस पर टीन की छत थी और जिसमें 6 कमरे साथ-साथ बने हुए थे। इनमें से 2 कमरों में अर्दली रहते थे। एक कमरे में अस्पताल के पुराने कमोड, चिलमचियाँ और दीगर कबाड़ भरा हुआ था। चौथा कमरा सीनियर कंपाउंडर साहब ने अपने दोस्तों के साथ ताशबाज़ी और गपबाज़ी के लिए मखसूस कर दिया था। 5वें कमरे में माली ने बागबानी का सामान रखा हुआ था। छठे कमरे को कोई इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इस कमरे के बारे में मशहूर था कि जो मरीज़ भी उसमें आके रहता है, मर जाता है। मेरे वालिद को इस किस्म की बातों पर एतमाद न था, लेकिन जब पै दर पै 3-4 इसी किस्म के हादसात या इत्तफ़ाक़ात हुए, तो उन्होंने लोगों की ख़्वाहिश का एहतराम करते हुए इस कमरे को खाली रहने दिया। शानों को वो इस कमरे में कब नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्होंने एहतियातन सीनियर कंपाउंडर की गपबाजी का कमरा, जो सबसे बेहतर हालत में था, उससे छीन लिया और उसमें शानों को रख दिया। सीनियर कंपाउंडर ने इस अम्र पर एतराज़ किया, मगर वालिद साहब का ख्याल था कि कंपाउंडर को जब एक छोटा सा बंगला उसकी रिहाइश के लिए मिला हुआ है, तो उसे उसी बंगले में अपनी और अपने दोस्तों की तफरीह के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सीनियर कंपाउंडर मोती रामलाल दिल ही दिल में बहुत जला, मगर उसके ऑफिसर का हुक्म था, लिहाजा उसे ये कमरा खाली करना पड़ा। वो तो उसी दिन से शानों का दुश्मन हो गया। आमतौर पर मरीजाओं के साथ उनकी देखभाल और निगहबानी के लिए उनके बाप, भाई, खाविंद या दूसरे रिश्तेदार आते हैं और इलाज के दौरान में वहीं अस्पताल के किसी बरामदे में पड़े रहते हैं। लेकिन शानों के साथ उसका जेठ आया था और उसे अस्पताल में डालकर चला गया था। वो अपने मौजे का सबसे अमीर आदमी था। वो अगर चाहता तो शानों के नान नफ़क़े का बंदोबस्त कर सकता था और अक्सर अमीर मरीज इलाज के दौरान में ऐसा ही करते थे, मगर उसने शानों के सिलसिले में किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और चंद दिन उसके पास रहकर वापस चला गया। शानो सूरज के बाहर निकलते ही अपनी खाट कमरे से बाहर निकाल कर धूप में ले आती और बिस्तर पर लेट कर धूप सेकती, आराम करती या सो जाती या खाना बनाती। वो निहायत कम गो शरीफ तबीयत की औरत थी और किसी ने आज तक उसके मुंह से एक तल्ख बात तक न सुनी थी। लेकिन मुझे इस बात पर बड़ी हैरत थी कि वो चाहे किसी हालत में हो, हमेशा अपने माथे पर घूंघट काढ़े रहती थी। लेकिन एक बार मैंने उसे घूंघट के बगैर देख लिया, सिर्फ एक लम्हे के लिए, और उसे देखते ही मैं हैरान रह गया। हुआ ये कि मैं अपने बंगले से अस्पताल की तरफ दौड़ा दौड़ा आ रहा था
पिताजी को दोपहर के खाने पर बुलाने के लिए धूप खुशगवार थी, लेकिन हवा जरा तेज चल रही थी और शानो बाग के एक कोने में बैठी फूलों की क्यारियों में खुरपी लिए गोडी कर रही थी कि इतने में तेज हवा का एक झोंका आया और उसका छोटा सा घूंघट उलट गया और मैं ये देखकर भौंचका रह गया कि उसके सर पर एक बाल भी न था। सारा सर इस तरह मुड़ा हुआ था जिस तरह मेरे पिताजी का चेहरा शेव के बाद होता है। मैंने जब पिताजी जी से इस हैरत अंगेज अम्र के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि शानो एक कुंवारी बेवा है। कुंवारी बेवा है तो क्या हुआ, मैंने पूछा। हर औरत के सर पे बाल होते हैं, मगर ये तो अपने बाल मुंडवाती है। खुद से नहीं मुंडाती है, इसके बाल मूंडे गए हैं। हमारे इलाके के ब्राह्मणों में ये रस्म आम है कि अगर कुंवारी लड़की बेवा हो जाए तो उसके सर के सारे बाल मूंड देते हैं। कुंवारी लड़की बेवा कैसे हो सकती है, मैंने सोच सोच कर कहा। पिताजी मुस्कुराए, बोले, जिस दिन शानो का ब्याह हुआ था उसी दिन लगन मंडप में ही उसका खाविंद मर गया था, इसलिए कुंवारी बेवा है। तो क्या इसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती? नहीं। क्यों नहीं? बस ऐसा ही दस्तूर है। ऐसा कैसा दस्तूर है, मैंने चिल्लाकर पूछा। माँ जी अगर इस वक्त होती तो जरूर मुझे इस सवाल पे मारती, क्योंकि औंधे सीधे सवाल करने की मेरी शुरू से आदत थी। लेकिन पिताजी मेरी सवालबाजी पर मुझे कभी ना टोकते थे, उल्टा खुश होते थे। लेकिन इस वक्त मेरे सवाल का वो जवाब न दे सके और हौले हौले गुनगुनाने लगे, खिले जब फूल सुबन में। ये उनका पेटेंट तरीका था। जब वो किसी सवाल का जवाब न देना चाहें या आगे बात न करना चाहें तो इसी तरह बीच में बात छोड़कर गुनगुनाने लगते थे, खिले जब फूल सुबन में। अगर उसके सर पे बाल हो तो वो और भी अच्छी लगे, आखिर मैंने कह दिया। पता नहीं बाप ने अपने बेटे के हुस्न ज़ौक़ को किस नज़र से देखा, मगर उन्होंने इस पर भी मुझे कुछ नहीं कहा, बदस्तूर कुछ गुनगुनाते रहे। इतने में घर आ गया। हम लोग खाने की मेज़ पर चले गए और बात आई गई हो गई। मगर उस दिन मैंने कंपाउंडर मोती राम को अपने दोस्त पूरन मल शाह से बातें करते हुए सुना। शाह जी, कुछ मालूम है, डॉक्टर साहब को शानों में दिलचस्पी हो गई है। हैं? ये सच? बिल्कुल। आज मैंने खुद अपने कानों से सुना और आंखों से देखा। वो शानों से कह रहे थे कि तू अपने सर के बाल बढ़ा ले। वो देर तक इनकार करती रही, मगर वो बराबर इसरार करते रहे। आखिर में वो राजी हो गई। और राजी कैसे ना होती। और जब वो राजी हो गई तो डॉक्टर साहब मुझे अलग ले जाकर बोले, बाल मूंडे जाने से इस औरत के आसाब पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ये औरत अब अपने आप को औरत ही नहीं समझती। मैं इसके अंदर औरतपन जगाना चाहता हूँ ताकि इसकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशी आ सके और ये अपने मर्ज का मुकाबला ज्यादा शगुफ्ता दिली से कर सके। ये एक नफ्सियाती राज है मोतीराम। डॉक्टर साहब बड़े माहिर नफ्सियात होते जा रहे हैं, पूरन मल शाह ने तंजन कहा। अभी आगे देखो और किन किन अमूर पर अपनी महारत दिखाते हैं। मोतीराम हंसकर बोला। उसकी हंसी में बेहद तलखी थी जो मुझे जरा अच्छी नहीं लगी। अगर पिताजी ने शानों को बाल रखने के लिए कह दिया तो क्या बुरा किया। एक बच्चा भी बता सकता है कि औरत के सर पर बाल अच्छे लगते हैं। और जब मेरी माँ जी भी बालों में जूड़ा करके उसमें कभी कभार एक फूल टिका लेती हैं तो वो और भी अच्छी लगती हैं। ये मोतीराम की अक्ल को क्या हो गया है। मोतीराम मुझे अपने पास खड़े देखकर अपने दोस्त की बातें सुनते देखकर कुछ घबराया। फिर उसने ढिठाई से मेरा कान पकड़ लिया और गोया मुझे तहदीदी अंदाज में समझाते हुए बोला, बच्चा अपनी माँ को तार दे के बुला ले, वरना डॉक्टर हाथ से चला। ये कह के उसने मेरा कान छोड़ दिया और अपने दोस्त पूरनमल शाह के साथ अपने छोटे से बंगले की जानिब चला गया। मुझे उसकी बातों पर सख्त गुस्सा आया, मगर मैं छोटा सा लड़का था, क्या कर सकता था। और माँ जी तो यहाँ थी ही नहीं, वो तो लाहौर के अस्पताल में पड़ी थी। पिताजी एक माह की छुट्टी लेकर उनके ऑपरेशन के सिलसिले में लाहौर गए थे। मैं भी साथ गया था। ऑपरेशन कामयाब हुआ था, मगर डॉक्टरों का अंदाजा था कि अभी माँ जी को 3 माह और अस्पताल में रहना पड़ेगा। पिताजी को मजीद छुट्टी ना मिली थी, इसलिए वो माँ जी को अस्पताल में छोड़कर अपने छोटे भाई की निगरानी में देकर मुझे साथ लेके वापस आ गए थे।
और आते ही अपने अस्पताल का काम संभाल लिया था। हर हफ्ते माँ की चिट्ठी आती थी जिसमें मेरे लिए बहुत सा प्यार होता था। एक दफा उन्होंने मेरे लिए कंधारी अनारों का पार्सल भी भिजवाया था। क्योंकि हमारे इलाके में कंधारी अनार नहीं होते थे और तारा तो कंधारी अनार के दाने खाकर हैरान हो गई थी। उसका ख्याल था कि हमारे जंगल के दड़नियों से बड़े अनार कहीं नहीं होते। अरे दड़नी तो इस अनार के मुकाबले में बिल्कुल हेच है। तारों को इकबाल करना पड़ा था और कंधारी अनार देखकर उसे लाहौर के बारे में दूसरी बातों के सिलसिले में भी अब यकीन करना पड़ा था जो मैंने वापसी पे उसे सुनाई थी और जिस पर अब तक वो किसी तरह ईमान न ला सकी थी। लेकिन कंधारी अनार ने उसे बिल्कुल कायल कर दिया और अब उसने ये सब कुछ सुनकर तय कर दिया था कि अब तो वो सिर्फ मुझसे ही शादी करेगी और शादी करके लाहौर जाके रहेगी। लेकिन इस दौरान में मेरा इरादा बदल गया क्योंकि अब मैं उस लड़की से शादी करना चाहता था जो मेरी माँ जी की नर्स की सबसे छोटी बेटी थी और जो मेरे साथ गेंद खेलती थी और खूबसूरत फ्रॉक पहनती थी और बालों में रिबन लगाती थी। इस पर मेरी और तारा की बहुत लड़ाई हुई थी और 3 दिन तक हमने एक दूसरे से बात नहीं की। लेकिन लाहौर बहुत दूर था और यहाँ तारा के सिवा कोई मेरे साथ खेलने वाला न था। इसलिए हौले हौले वो खूबसूरत फ्रॉक वाली लड़की मेरे जेहन से गायब हो गई और मैं फिर तारा के साथ खेलने लगा। मैंने मोतीराम की खौफनाक मूंछों के डर से पिताजी को उसकी बातें नहीं बताई। मोतीराम बड़ा ही कमीना और बदफितरत इंसान था और अक्सर मेरी उल्टी सीधी शिकायतें करके मुझे माजी से पिटवा दिया करता था। वो न सिर्फ मुझसे बल्कि तमाम बच्चों से नफरत करता था। उसके अपना भी कोई बच्चा न था और उसकी बीवी एक सूखी सड़ी बदमिजाज औरत थी जो दिन रात कभी माली, कभी चपरासी, कभी अर्दली की बीवी से लड़ा करती थी। मैं और तारा अब कभी उन लोगों के घर के पास भी न फटकते थे। फिर भी मोतीराम या उसकी बीवी मेरी माँ से शिकायत का कोई ना कोई मौका निकाल ही लेते थे। शानों के आ जाने से पिताजी का ज़ौक़ तहकीक फिर से उभर आया था। वो वैदिक और यूनानी में कुछ शुद्ध बुद्ध रखते थे और उन्होंने कई तरह के नुस्खे और कई तरह के इलाज के तरीके अलग अलग और मिला जुला कर शानों पर आजमाने शुरू कर दिए और शानों की सेहत बेहतर मालूम होने लगी। मुझे तो वो उस दिन से बेहतर मालूम होने लगी थी जिस दिन से उसके सर के बाल बढ़ने शुरू हो गए थे और अब उसके बाल लाहौर की मेमों की तरह शानों तक आ चुके थे। स्याह बल खाते हुए बालों में उसका सफेद चेहरा एक मोम की गुड़िया की तरह पुरसकून था। सुबह शाम वो अपना खाना खुद बनाती थी, खुद अपने बर्तन साफ करती थी। पिताजी ने उसके कमरे के दोनों खिड़कियों के लिए नीले रंग का पर्दा ला कर दिया था जिस पर उसने खुद बेल बूटे काढ़े थे। हौले हौले उसने अपने कमरे के सामने के कुशादा घास के कते के चारों तरफ सिंथे के झाड़ियों की बाढ़ लगा दी थी और दो रोया किनारी क्यारियों में फूल लगा दिए थे। बाढ़ पर जर्द तोरी और आल की बेलें बढ़ा ली और जो घर से अकेली आई थी एक गले सड़े माहौल से तबाह हाल और जिंदगी से बेजार, अब अस्पताल की खुली फिजा और एक मेहरबान डॉक्टर की हमदर्दी पाकर जिंदगी में उम्मीद और उम्मीद में जज्बा और जज्बे में रस टटोलने लगी थी। इससे पहले वो मर जाने की ख्वाहिश लेकर आई थी। जिसने जिंदगी में कुछ न देखा हो, जो 15 बरस की उम्र में कुंवारी बेवा हो जाए, जिसका मुस्तकबिल एक मुड़े हुए सर की तरह सपाट हो, जिसके घर वालों ने उसके मरने के लिए रोज शब दुआ कर रहे हों, अगर उसे तब तक नहीं होगा तो और क्या होगा। शानू तो जानती थी कि उसका जेठ उसे इसलिए अस्पताल में लाके छोड़ गया है ताकि वो उनकी आंखों से ओझल अपने गांव और खेतों से दूर मर जाए और किसी रिश्तेदार को उसकी तीमारदारी न करनी पड़े। और जब वो मर जाएगी, और यही शानू चाहती थी जब वो अस्पताल में आई थी, और शुरू के 20-25 दिनों में उसने भी यही सोचा था कि वो जितनी जल्दी मर जाए उतना ही सबके लिए अच्छा है। कुंवारी बेवा तो घर के लिए लानत और समाज के लिए गाली और जिंदगी के लिए एक बोझ होती है। जितनी जल्दी ये बोझ आग की नजर हो जाए उतना ही अच्छा है। मगर ये किस तरह का डॉक्टर था जो उसे बता रहा था कि जिंदगी हर इंसान की मुकद्दस होती है, वो बेवा हो या शादीशुदा, अमीर हो या गरीब। धरती की लानत वो लोग हैं जो 15 बरस की कुंवारी बेवाओं को शादी करने से रोकते हैं। समाज की गंदगी वो इंसान है जो गरीब औरतों का हक मारते हैं। और वही लोग इस जिंदगी पर बोझ हैं जो किसी दूसरे को खुश नहीं देख सकते।
शानो ने इस मेहरबान मर्द की निगाहें देखी, उसकी मीठी बातें सुनी, उसके हाथों का लम्स महसूस किया जब वो उसकी नब्ज टटोलता था, और हौले हौले उसके बुझे हुए दिल में एक शोला सा उभरने लगा। जीने की ख्वाहिश बेदार होने लगी, और रातों के गुंग सन्नाटे में किसी की तस्वीर उसे परस्तिश करने पर मजबूर करने लगी। दिन ब दिन उसकी खांसी की शिद्दत कम होती गई, बुखार की हिद्दत घटती गई, और सफेद धुंधले गालों पर सुर्खी की गुलाबी लहर दौड़ने लगी। और मेरे पिता को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इस धुंधली तस्वीर में रंग भर रहे हैं, जैसे वो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, मुसव्विर भी हैं। जब शानों के बाल कंधे तक आने लगे तो उसने एक रोज शर्मा का डॉक्टर साहब से एक आईने और कंघी की फरमाइश की। औरत जिससे प्यार करती है उस पर अपना हक जताए बगैर नहीं रह सकती। मर्द जिससे प्यार करता है उस पर हुकूमत जताए बगैर नहीं रह सकता। इसलिए डॉक्टर साहब ने जवाब में कहा, इस शर्त पर आईना और कंघी लाकर दूंगा कि तुम खुशबूदार तेल भी इस्तेमाल करो। हाय, खुशबूदार तेल! मैं एक बेवा खुशबूदार तेल कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ? करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब बोले। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जिंदगी और उसकी महक और उसकी तमाम खूबसूरत चीजों से प्यार करना होगा। वो लोग किस कदर गलत हैं जो ये समझ लेते हैं कि जब किसी औरत का खामिंद मर जाता है तो उसकी बेवा का जिस्म भी मर जाता है। ऐसा तो शाज़ो नादिर ही होता है, वरना कितनी ख्वाहिश, कितनी ही तमन्नाएं, कितने ही अरमान रूह और जिस्म के तकाजे बनकर जिंदा रहते हैं। शानों की आंखों में आंसू आ गए। वो जब मरे थे तो मैं कुछ भी ना जानती थी। मैंने तो ठीक तरह से उनकी सूरत भी ना देखी थी, मैं उन्हें पहचानती तक न थी। मगर लोगों ने मुझे बताया कि मैं बेवा हो चुकी हूँ। मैं क्या बताऊं डॉक्टर साहब कि मेरे दिल की तो कोई आवाज बेवा ना हुई थी। फिर मुझे कैसे यकीन आता? मगर 15 साल तक वो लोग मुझे यकीन दिलाते रहे, भूखा रखकर, ताने देकर, मार पीट कर मुझे दिन रात कुचलते रहे। और मैं इस खलियान की तरह सबके पाँव में मसल डाली गई जिससे अनाज का आखिरी दाना भी निकाल लिया गया हो, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है, जिंदगी से बड़ा शास्त्र कोई नहीं है। राम राम, क्या कहते हो डॉक्टर साहब? शानो घबरा के बोली। ऐसी बातें ना बोलो, प्रलय आ जाएगी। मैं तो हर रोज यही बोलता हूँ, फिर प्रलय क्यों नहीं आ जाती? डॉक्टर साहब इतना कह के हंसकर बाहर चले गए। मगर उनके जाने के बाद शानो घबराकर श्री राम की तस्वीर के सामने जो उसके अपने कमरे में लगा रखी थी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कांपते हुए लहजे में बोली, हे भगवान, इनको माफ कर दो, ये तो ऐसे ही हैं, बेसोचे समझे बातें कर जाते हैं। इनका जो कसूर हो उसके सजा मुझको दो। यही तो मुसीबत है, और इसी वजह से औरत पर अक्सर मुसीबत आती है कि वो जिससे प्यार करती है उसका हर कसूर, हर इल्जाम अपने सर पर लेने के लिए तैयार रहती है, और मर्द जिससे प्यार करता है उसका कोई कसूर माफ नहीं कर सकता। जिस दिन डॉक्टर साहब ने शानों के लिए आईना, कंघी और खुशबूदार तेल मंगा दिया, उस दिन से अस्पताल में चेमेगोइयां शुरू हो गई। मोतीराम ने अपने दोस्त पूरन मल शाह से कहा, हद हो गई यार, आज जब शानो कंघी चोटी करके अपने कमरे से बाहर निकली तो डॉक्टर साहब ने खुद अपने हाथों से उसके बालों में ढलिया का इतना बड़ा सुर्ख फूल लगा दिया। हाँ, मगर लौंडिया को भी तो देखो, पूरन बल बोला, कैसी गदराई हुई नाशपाती की तरह भर गई है। अरे जिसे अच्छे से अच्छा खाने को मिले, पहनने को मिले, खूबसूरत कमरा रहने को मिले, बाग घूमने को मिले, वो लौंडिया नाशपाती तो क्या सेब की तरह सुर्ख हो जाए, तो उसमें भी क्या ताज्जुब है? फिर वो मेरी तरफ देखकर आगे बढ़ा, मेरे कान खींच के बोला, बच्चू, अब भी कहता हूं अपनी माँ को बुला लो, वरना डॉक्टर तो गया हाथ से। मेरे पिता शानों को दिन में 4 मर्तबा देखने जाते थे। एक तो सुबह उठकर जब वो सारे वार्डों को राउंड करते थे, फिर दोपहर का खाना खाने से पहले, शाम के 4 बजे जब दूसरी मर्तबा से अस्पताल खुलता था, फिर रात का खाना खाकर उसे देखने जाते थे, और अक्सर औकात उस वक्त घंटा 1.5 घंटा उसके पास बैठते थे। और शानो वो हरदम उनकी आमद के लिए जीती थी और उन्हें देखकर निहाल हो जाती थी।
2-3 मरतबा उसने ये ख्वाहिश जाहिर की कि डॉक्टर साहब को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाना चाहती है, मगर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, जब तक तेरा बुखार नहीं उतर जाता मैं तेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगा। और शानू ने अपनी बड़ी चमकीली हंसती हुई आंखों से डॉक्टर साहब की तरफ देखकर कहा, अच्छा, ये शर्त भी मंजूर है। इस वाक़े के 1.5-2 हफ्ते के बाद शानू का बुखार भी उतर गया और मेरे पिताजी ने उसके हाथ का खाना मंजूर कर लिया। हालांकि खाने का सब सामान उन्होंने अपने घर से भिजवा दिया था, मगर पकाया शानू ने था। और शानू आज डॉक्टर साहब को खाना खिला के बहुत खुश थी और खाना खिलाकर फर्त मुसर्रत से उसके उनके पाँव दबाती जाती थी। और अर्दरी लोग जिनका काम डॉक्टर साहब के पाँव दबाना ही था, डॉक्टर साहब की इस हिमाकत पर सख्त हैरान हुए। फिर शानो डॉक्टर साहब के लिए स्वेटर बुनने लगी और अस्पताल में धीरे धीरे नर्स का हाथ बटाने लगी। तो फिर नर्स भी जलकर खाक हो गई। अब तक नर्स के दिल में शानो के लिए हमदर्दी थी, लेकिन ये सोच करके कहीं शानो उसकी जगह न ले ले, उसने चोरी छुपे जली कटी सुनानी शुरू कर दी। अब अस्पताल का सारा अमला, अर्दली, चपरासी और नर्स से लेकर सीनियर कंपाउंडर तक शानो के खिलाफ हो चुका था। मगर शानो इन सब से बेखबर डॉक्टर साहब की मुस्कुराहट में मगन दिन ब दिन सेहतमंद होती जा रही थी। ये माहौल था जब माँ जी सेहत याब होकर लाहौर से लौटी। अभी शायद वो सेहत याब होकर 2-1 माह और लाहौर में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहती, मगर मोती राम का खत पाते ही उन्होंने वापस आने की ठान ली और बिला इत्तला आधम की। माँ जी की आमद से मैं और पिताजी दोनों खुश हुए और मैं तो गोया निहाल होकर नाचने कूदने लगा और माँ जी के पैरों से लिपट गया। उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया, बहुत चूमा और प्यार किया, मगर पिताजी से वो बड़ी सद्मोहरी से पेश आई, जिसका उस वक्त पिताजी ने कोई ख्याल नहीं किया। थोड़ी देर के बाद वो अस्पताल चले गए और माँ जी घर के कामकाज में मसरूफ हो गई। आज वो बात बेबात पर नौकरों को डांट रही थी, क्योंकि उनके ख्याल था कि उनकी गैर हाजिरी में उनका सारा घर चौपट होकर रह गया था। रात को सोते वक्त माँ जी ने इधर उधर की बातें करते हुए अचानक पूछा, ये शांति की बच्ची कौन है? शांति कौन? शानो, पिताजी ने पूछा। शानो होगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो मत्था सीढ़ी शांति ही है। कब से उसने तुम्हारे दिल पे सिक्का जमाया है? क्या बात करती हो काके दी माँ? ठीक कहती हूँ, मुझे सब पता चल गया है। रब भला करे मोती राम का उसके घर चांद सा बेटा हो, उसकी बीवी की मुराद बराए। उस भले आदमी ने मुझे सब लिख दिया है। मोती राम ने? हाँ हाँ, मोती राम ने। और मोती राम क्या छुपा था जो सारी दुनिया को मालूम है? सारा अस्पताल तुम पे हंस रहा है, सारा इलाका तुम पर थू थू कर रहा है, राज दरबार तक तुम्हारी करतूतों की खबर चली गई। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। माँ जी तंजिए पैराए पिताजी की बात दोहराते हुए बोली, इससे पहले वो जन्म जली सपेरन आई थी, उससे पहले वो खसमा खानी करीमन थी, अब ये शानो सरखानो न जाने कहां से आ गई। मैं पूछती हूँ, कहां तक मैं तुम्हें संभालती रहूंगी? तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी का इलाज करने में शर्म क्या है? किसी के बालों में फूल लगाना इलाज है? किसी के हाथ के पक्का खाना इलाज है? किसी के पास 1.5-2 घंटे बैठकर खुशगप्पियां करना इलाज है? अगर ये इलाज है तो जाने इश्क मशूकी किसे कहते हैं? काके दी मां, पिताजी गरज के बोले, जबान संभाल के बात करो। माँ जी बिस्तर से उठ बैठी, पांव पटक के बोली, मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी जब तक वो कलमुई इस जगह से रुखसत नहीं हो जाएगी। वो कहां जाएगी? माँ जी गुस्से से बोली, वो जाने के लिए थोड़ी आई है, वो तो रहने के लिए आई है। अभी तो वो नर्स का काम सीख रही है, फिर नर्स की जगह ले लेगी, फिर मेरी जगह लेते हुए उसे क्या देर लगती है? अपने खसम को तो खा कर यहाँ आई है, अब मेरा सुहाग भी खाना चाहती है। डायन, मैं उसकी टांगे ना चीर डालूंगी। देखो जी, मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, उस चड़ैल को फौरन यहां से निकाल दो, वरना कल से इस घर में मेरा अंजल हराम है। दूसरे दिन माँ जी ने फाका कशी शुरू कर दी। दिन में वो 2 मरतबा नमक और पानी मोतीराम के घर से मंगाकर पीती थी और बस। ना कुछ खाती थी, ना पीती थी, और मैं रो रो के हलकान हुआ जाता था।
और बार बार पिताजी से कहता था कि वो माँ जी को मना ले, मगर पिताजी थे कि गुस्से से सांप की तरह फुंकारते थे और किसी तरह से शानों को अस्पताल से निकालने पर तैयार न होते थे। इसी लड़ाई झगड़े में पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया। चौथे दिन माँ जी बहुत नहीफ और कमजोर लगने लगी। उनके मुंह से बात भी ठीक तरह से न निकलती थी। अभी इतनी लंबी बीमारी पाकर तो वो लाहौर से लौटी थी कि आते ही ये उस्ताद पड़ी। मैं पिंग पोंग का बल्ला और गेंद लेकर बरामदे की दीवार से पिंग पोंग खेलने की कोशिश कर रहा था। इतने में एक नौकर ने मां से आकर कहा, शानो आपसे मिलने के लिए आई है। और पेशतर इसके माँ जी को जवाब देती, शानो सर झुकाए, आंखों में आंसू लिए, काले किनारे वाली एक धोती पहने, खुश्क होंठों और कांपते हुए हाथों से अंदर आ गई और माँ जी के चरण छूकर बोली, मैं तो जन्म जन्म की पापी हूं, वरना मेरा सुहाग क्यों जड़ता, मैं यहां क्यों आती, मगर अब तुम मुझे माफ कर दो। मैं यहां से जा रही हूं और अब यहां कभी नहीं आऊंगी। माँ जी चुपचाप बिस्तर पर लेटे उसके छोटे से घूंघट के अंदर उसका सफेद सुता हुआ चेहरा देखती रही। उसके बेरंग गाल, फीके होठ, डूबती हुई आंखें और धुंधलाते हुए मध्यम होते हुए नकूश, जैसे तस्वीर फिर से बिगड़ रही हो। एक इस्तराई हरकत से शानों ने अपने पल्लों में लपेटे हुए स्वेटर को निकाला और रूंधे हुए गले से बोली, ये मैं उनके लिए बुन रही थी जो मेरे लिए हमेशा देवता से ऊंचे रहेंगे। अगर तुम्हारे दिल में किसी औरत को के दर्द को समझने की ख्वाहिश पैदा हो तो इसे अपने हाथों से मुकम्मल कर देना। मैं तुमसे बस इतना ही मांगती हूँ। इतना कह के शानों ने वो स्वेटर माँ जी के बिस्तर पर डाल दिया और अपने होठों को जोर से भींचती हुई कमरे से बाहर चली गई। कमरे से बाहर जाते हुए एकाएक वो दहलीज के चौखटे से टकराई और उसका धोती का पल्लू उसके सर से उतर गया। उस वक्त मैंने देखा उसका सर मुड़ा हुआ है और मैं जो अब तक शानों की किसी बात पर न रोया था, उस वक्त पता नहीं क्यों मैं उसके मुड़े हुए सर को देखकर रोने लगा। शानों के जाने के बाद पिताजी कुछ चुप चुप से रहने लगे, कुछ बुझ से गए। इसके बाद कई महीने तक मैंने उनके मुंह से उनके पसंदीदा गीत न सुना। वही गीत जिससे माँ जी को इतनी चिढ़ थी, अब उसी गीत को उनके होठों से सुनने के लिए माँ जी तरसती थी। जब भी माँ जी इस सिलसिले में कुछ कहना चाहती थी, पिताजी के मुंह पर ऐसी चुप लग जाती थी कि माँ जी उनका चेहरा देखकर अपनी बात को दिल ही दिल में रख लेती। ऐसा मालूम होता था जैसे शानू के मौजू पर पिताजी कोई बात सुनना नहीं चाहते। शानू के जाने के कुछ 6 माह बाद पता चला कि शानू अपने गांव में तपदिक से मर गई है। शानू का जेठ अपने किसी काम से यहाँ आया था और अस्पताल आके डॉक्टर साहब को बता गया था। उसी शाम डॉक्टर साहब को इतने जोर का लर्जा चढ़ा के रात होते होते 105 दर्जे का बुखार हो गया। माँ जी रात भर बैठी तीमारदारी करती रही, मगर बुखार दूसरे दिन भी ना उतरा। बाद में मालूम हुआ कि टाइफाइड है। पूरे 21 रोज बाद उतरा, लेकिन जब बुखार उतरा तो पिताजी बेहद नहीफ नजार हो चुके थे। वो सूख कर हड्डियों का ढांचा सा रह गए थे और उनका जिगर भी खराब हो गया था और उनकी दोनों आंखें पीली पड़ गई थी। यरकान का शदीद हमला था। माँ जी ने तीमारदारी में दिन रात एक कर दिया। ऐसा मालूम होता था कि पिताजी के पलंग से चिपक कर रह गई। खुद माँ जी की सेहत पर इस बीमारी का बहुत बुरा असर पड़ा था और वो जी जान से पिताजी को ठीक करने की लगन में घुली जाती थी। राजा जी डॉक्टर साहब पर बहुत मेहरबान थे, इसलिए उन्होंने उनके इलाज के लिए दूसरे डॉक्टर को भी बुलवा लिया था, जो अस्पताल में काम करने के अलावा दिन रात उनकी देखभाल करता था। नर्स भी अपना बहुत सा वक्त उनकी खबरगिरी में गुजारती थी। लाहौर से बहुत सी दवाइयां भी मंगा ली गई थी, खास डॉक्टर साहब के लिए। मगर पिताजी के यरकान का मरज बढ़ता चला गया और वो दिन ब दिन सूखते चले जा रहे थे। माँ जी ने झाड़ फूंक, गंडे, ताबीज, मंत्र, जंतर, तंत्र सब आजमा डाले। हकीम शमसुद्दीन की यूनानी दवाएं भी खिलाई गई। वेद शिवराम की शरबत और जड़ी बूटियां भी आजमा डाली। डॉक्टर गिरधारी लाल जो मेरे पिताजी की जगह आया था, उस बेचारे ने भी हर तरह के जतन कर डाले,
मगर मेरे पिता किसी तरह सेहतयाब होने में ना आते थे और दिन ब दिन कमजोर होते चले जाते थे। उनकी पसलियों की हड्डियां निकल आई थी, आंखें जो कभी निहायत खूबसूरत थी अब से आग गड्ढों में गदले पानी की तरह धुंधला गई थी और उनके पैरों पर वरम आ चला था। माँ जी शब रोज खिदमत गुजारी में मुनहमक रहती, बाकी वक्त पूजा पाठ में गुजारती, कभी कभी पल्लू से मुंह ढांप कर सिसक सिसक कर रो लेती, मगर मैंने उन्हें कभी पिताजी के सामने रोते नहीं देखा। चेहरे पर हर वक्त एक नर्म मुस्कुराहट रखती, वक्त पर खाना खिलाती, वक्त पर दवा देती, जरूरत के वक्त पाँव दबाती। रात को जिस वक्त पिताजी करवट के लिए जागते, माँ जी को हर वक्त पांति पर जागते हुए पाते। माँ जी कब सोती थी कब जागती थी इसका किसी को पता न था, बस यूं मालूम होता था जैसे डॉक्टर साहब के हमजाद बनकर रह गई है। पिताजी सब कुछ देखते थे मगर चुप रहते थे, वही बुझा बुझा सुता हुआ चेहरा, पीली पीली बेनूर आंखें, फीके खुश्क होंठ और हाथों की उंगलियां हर वक्त कांपती हुई सी। दिन को तो वो सोते ही नहीं थे, लेकिन रात को भी उन्हें बहुत कम नींद आती थी। वो लोगों से बहुत कम बात करते थे, अक्सर औकात बस छत की तरफ टिकटिकी बांधे देखते रहते थे। ऐसा मालूम होता था जैसे उनके अंदर जीने की ख्वाहिश दब कर रह गई है और उन्होंने अपने आप को बीमारी के हवाले कर दिया है। डॉक्टर गिरधारी लाल मायूस होता चला गया। घर में गहरी उदासी के तारीक साए मंडलाने लगे। सब चलते फिरते काम करते एकदम यूं चौकन्ने हो जाते जैसे मौत की आहट सुन रहे हो। दूर कहीं अगर कुत्ते के रोने की आवाज आती तो माँ जी का दिल जोर जोर से धक धक करने लगता और वो दुपट्टे में अपनी चीखों को दबाकर उसी तरह खामोशी से रोती कि उनका सीना दर्द और खौफ से फटने लगता। दाढ़े मारकर रोने से जी हल्का होता है, मगर चुपके चुपके रोने से दिल पर कारी जद पड़ती है कि रूह के अंदर तक उसकी धमक सुनाई देती है। उसी जमाने में एक रमता जोगी एक हाथ में चिमटा और एक हाथ में त्रिशूल थामे और कंधे से एक बड़ी सी पोटली लटकाए भीख मांगता हुआ हमारे बरामदे के बाहर आया। माँ जी ने उसकी झोली में बहुत सा आटा डालकर उससे अपनी बिपता सुनाई। उन दिनों माँ जी की हालत यह हो गई थी कि अगर उनका बस चलता तो वो दरख्तों को भी अपनी बिपता कह सुनाती। वो हर एक को पिताजी की बीमारी का हाल सुनाती थी और किसी नई दवा या जड़ी बूटी का नाम सुनने के लिए बेताब रहती थी। जोगी ने सब हाल सुनकर कहा, हम बच्चे को देखेंगे, दो चार जड़ी बूटियां हमारे पास हैं, अगर इनमें से कोई काम आ गई तो महादेव कल्याण करेंगे। जोगी ने डॉक्टर साहब के हाथ की उंगलियां देखी, उनके नाखून देखे, पैरों के नाखून देखे, आंखें देखी, कान की लोएं देखी, मस्तक देखा। फिर डॉक्टर साहब को आशीर्वाद देकर वो बाहर चला आया और सर हिला के माजी से बोला, इसका रोग हमारे बस का नहीं है। माजी रोते रोते हाथ जोड़कर जोगी के पांव पड़ गई, रुंधे हुए गले से बोली, कुछ तो कीजिए जोगी महाराज। नहीं बच्ची, इसका रोग हमारे बस का नहीं, इसे भगवान ही बचाएं तो बचाएं। मुझे तो इसकी आंखों में यमदूत आते दिखाई देते हैं। माँ जी एकदम खड़ी हो गई, शोला बार निगाहों से जोगी की तरह देख कर बोली, यमदूत आए तो सही, टांगे चीर दूंगी उनकी। मैं भी खुशतरानी हूं, मैंने भी प्रण लिया है, मेरे जीते जी मौत उनको हाथ नहीं लगा सकती। तुम मौत को कैसे रोक सकोगी बच्ची? जोगी ने पूछा। उनके मरने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर मेरे जीते जी मौत उनको न छू सकेगी, ऐसा मैंने प्रण किया है। माँ जी का चेहरा गुस्से की शिद्दत और इरादे के इस्तेकाम से लाल भभूका हो रहा था। मैंने माँ जी को ऐसे जलाल में कभी नहीं देखा था। जोगी उन्हें देख के मुस्कुराया, बोला, बच्ची, मैं तेरा इरादा देखना चाहता था। वैसे इस रोग का एक इलाज है, मगर वो इतना कठिन है कि उसके लिए बड़े बड़े बहुत बड़े धीरज और पुख्ता इरादे की जरूरत है। आप बताइए तो सही महाराज। माँ जी बड़ी मजबूती से बोली, मैं इस इलाज को पूरा करने में सारे जेवर बेच डालूंगी और अपनी जान की बाजी लगा दूंगी। इस इलाज को बरतने में एक पैसा भी खर्च ना होगा। हाँ, मगर बहुत कठिन काम है। पर तुम्हारे इरादा देखकर तुम्हें बताया देता हूं, जंगलों में एक बेल होती है, उसे फफानों की बेल कहते हैं। कभी कभी एक खेतों में भी मिल जाती है, मगर जंगलों में आम होती है।
सब किसान लोग इसे जानते हैं। इस बेल में एक फल लगता है, उसे फफानो कहते हैं। ये फल टमाटर से छोटा होता है, लेकिन शक्ल सूरत में ककड़ी से बहुत मिलता है। इसका जायका किसी कदर मीठा, किसी कदर तुर्श होता है। हाँ हाँ, मैंने फफानो अपने खेतों में देखा है, माँ जी पूरी उम्मीद होकर बोली। बच्चे उसे बड़ी रगबत से खाते हैं। बस वही है, जोगी बोला, मगर आजकल खेतों में नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो जंगलों की उन ढलानों में जहां धूप का गुजर नहीं होता, क्योंकि ये बहुत सर्द फल है। अब तुम ऐसा करो कि इस इलाज को किसी दूसरे पर मत छोड़ना। इसके लिए तुम्हें खुद सवेरे उठकर जंगल जाना होगा, और फपानू के फलों की ओस जो सुबह सवेरे उस पर मौजूद होती है, उसे इकट्ठा करके एक बर्तन में जमा करना होगा, और फपानू भी अलग से जमा करने होंगे। वो ओस इकट्ठी करके उसे सूरज चढ़ने से पहले अपने पति को पिला दो। फिर इसके आधे घंटे बाद उन फपानों का रस निकाल कर बीज अलग करके उसे पिला दो, मगर यह सब काम सूरज चढ़ने से पहले होना चाहिए। अगर 40 दिन तक तुम ये दवा खिलाओगी तो शंभू महाराज की कृपा से तुम्हारे स्वामी अच्छे हो जाएंगे। माँ जी ने जोगी के पांव छुए और 10 रुपए का नोट नजर किया, मगर जोगी ने लेने से इनकार कर दिया। आज के 2 वक्त की रोटी तुम्हारे घर से मिल गई है, बस इससे ज्यादा लेने की इजाजत नहीं है, अब हम चलते हैं। इतने कह के जोगी चिमटा बजाता हुआ गाता हुआ हमारे यहाँ से रुखसत हो गया। दूसरे दिन माँ जी ने अपने मुलाजिम कृपाराम को अपने साथ लिया और ड्रेनों के जंगल की तरफ चल दी। अभी पौ फटी न थी वो कृपाराम के को लेकर घर से रुखसत हुई थी। अभी ठीक तरह से उजाला ना हुआ था कि वो फपानू के फल और फपानू का रस एक कांसी के ढकनेदार बर्तन में इकट्ठा करके ले आई। मगर वो इतनी होशमंद थी कि हर दवा से पहले डॉक्टर गिरधारी लाल की राय जरूर ले लेती थी। चुनाचे उन्होंने डॉक्टर साहब गिरधारी लाल को बुला भेजा। तो बेचारा भी सो रहा था, मगर माँ जी की इत्तला पाते फौरन चलाया। अचानक नींद से उठने की वजह से कुछ तल्ख मिजाज भी हो रहा था, लेकिन जब उसने फपानू देखे तो एकदम भड़क उठा। ये तो वही जलील फपानू है जिन्हें पहाड़ी बच्चे बकरियां चराते हुए हर रोज जंगल से तोड़ के खाया करते हैं। ये तो मैं भी जानती हूँ, माँ बड़ी दिलजमी से बोली, मगर आपसे सिर्फ ये पूछना है कि इनका रस किसी तरह का नुकसान तो नहीं करेगा? नुकसान नहीं करेगा तो फायदा भी क्या करेगा? गिरधारी लाल ने जल के कहा, वो तो पिलाने से ही मालूम होगा ना, जैसा आपकी मर्जी। मगर गिरधारी लाल ने अब पिताजी की हालत से मायूस होकर सब कुछ माँ जी पर छोड़ दिया था। इलाज तो वह भी करता था, और वो उसकी फीस भी उसे दी जाती थी, मगर उसके दिल में अब यकीन नहीं था कि पिताजी अच्छे होंगे। माँ जी ने ओस की 2 घूंट मेरे वाले साहब को पिला दिए। फिर आधे घंटे के बाद फपानू का रस भी बीज निकाल के पिला दिया। यह सब काम हो जाने के कहीं 1 घंटे के बाद सूरज निकला। माँ जी को बड़ा इत्मीनान हुआ। बंगले के पिछवाड़े में रेलिंग के करीब एक ऊंचे पत्थर पर कृपाराम बैठा एक सुआ लेकर अपने कांटे निकाल रहा था और कहता जाता था, कैसा कांटेदार जंगल है, कैसी खतरनाक ढलाने हैं, जैसे यहाँ पपानू मिलते हैं। किसी सीधी सपाट जगह में तो मिलते नहीं, किसी खो के पास, किसी ढलवान में, किसी खड्ड में, खतरनाक चट्टानों के गहरे साय में, जहां बकरी भी ना पहुंच सके, वहां ये बेल उगती है। मेरे तो पांव छिल गए और पजामा भी फट गया, और सुबह कैसी कड़ाके की सर्दी थी, कंबल ओढ़कर गया था, फिर भी रास्ते में दांत बजते रहे। तेरी माँ तो शेरनी है, शेरनी काके, उसे तो जंगल में किसी का डर नहीं, किसी चट्टान से फिसल के खड्ड में गिरने का खौफ नहीं। जहां मैं भी नहीं पहुंच सकता वहां किसी न किसी तरह गिरते पड़ते पहुंच जाती है। दुहाई है, मैं 40 दिन इसके साथ कैसे जाऊंगा? तेरी माँ के सर पे तो जिन सवार है, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं तो नौकरी छोड़ दूंगा। वो इसी तरह बकता झकता रहा। मगर इसके बाद भी दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, चौथे दिन गया, 5वें दिन हिम्मत हार गया। माँ जी उस रोज जगत सिंह को साथ ले गई। 5 दिन तक वो भी साथ जाता रहा, आखिर वो भी हार गया। 11वें दिन माँ जी फिरोज अर्दली को साथ ले गई। इससे पहले यह दस्तूर होता था कि माँ पाँव फटने से पहले घर से चली जाती थी, मुलाजिम को साथ लेकर, और सूरज निकलने से 1 घंटा कबल, कभी आधे घंटे पहले आ जाती थी। बहरहाल उन्होंने अपने मामूल में कभी नागा नहीं किया था, और हर सूरज निकलने से पहले वो फफानू की ओस और उसका रस पिताजी को पिला देती थी। कई बार नौकरों ने उनसे कहा, माँ जी आपके जाने की क्या जरूरत है, हम खुद फफानू और उसकी ओस जंगल से इकट्ठा करके ले आएंगे। तो माँ जी सही लाकर जवाब देती थी, और अगर किसी दिन तुम ना ला सके, या किसी दिन तुम सुस्ती कर गए और फफानू के रस के बजाय नदी के पानी के 2 घूंट ले आए, तो मैं क्या करूंगी? ना भाई, इस मामले में मैं किसी पर विश्वास ना करूंगी।
11वें दिन माजी जंगल से देर तक न लौटी, न फिरोज आया। देर तक लोग उनका इंतजार करते रहे। सूरज निकल आया, फिर सूरज पहाड़ों से गज भर ऊंचा हो गया। माजी फिर भी ना आई। पिताजी ने दो एक बार दरवाजे की तरफ देखा, फिर खामोशी से निगाहें छत पर टिका दी। जब सूरज 2 गज ऊंचा हो गया और नौकरों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और वह आपस में खुसर फुसर करने लगे और पुलिस को इत्तला देने की सोचने लगे, तो हम सब ने बरामदे में से खड़े होकर ड्रेनों के जंगल की तरफ देखते हुए हींग के झाड़ के पीछे से घाटी से फिरोज को दूर से आते हुए देखा। माजी को उसने कंधे पर लाद रखा था। बहुत से लोग भागे भागे फिरोजे की तरफ दौड़े। मैं भी रोता हुआ दौड़ा। तेज तेज चलते हुए बुढ़े फिरोज की कमर दूरी हो गई थी और दम टूट रहा था। मजीद और किरपे ने जाके फिरोजे का बोझ हल्का किया और माजी को उठा के घर लाए। मैंने देखा कि उनकी साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी और हाथों से और पैरों से खून बह रहा था। उनकी आंखें बंद थी और चेहरा एक तरफ को ढलका हुआ था। मैं जोर जोर से रोने लगा। मजीद और किरपे ने माजी को पिताजी के सामने दूसरे पलंग पर लिटा दिया। मेरे जोर जोर से रोने की आवाज सुन के पिताजी ने छत से निगाहें हटा ली और बोले, क्या है? बुढ़े फिरोज ने कहा, माजी खड्ड में गिर गई थी साहब। बहुत खतरनाक ढलान थी, फिसलवा और गहरी और बहुत तारीख, और दूर नीचे जाकर एक फपानू की बेल पर 4-6 फपानू लगे हुए थे। और आज जंगल से फपानू बहुत कम मिले थे। मैंने माजी को बहुत समझाया मगर वो नहीं मानी। मैं सरकार बहुत बूढ़ा हूं, इतनी गहरी खड्ड में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मगर ये मेरी बात नहीं मानी और खड्ड में उतरने लगी। उतरते उतरते उनका पांव जो फिसला साहब, तो बस समझिए जान किसी तरह बच गई, मगर चोटें बहुत आई। पिताजी किसी न किसी तरह बिस्तर से उठे और मेरी माँ के पलंग के करीब पहुंचे। माँ जी पलंग पे बेसुध पड़ी थी। उलझे उलझे नुचे कुचे बाल, जिनमें न तेल न कंघी, माथे पर लहू की पपड़ियां, मैले मैले गाल गमों दोख से धुंधलाए हुए, पतली सूखी बाहें और उन पर चोटें, नील और खराश, टांगों से बहता हुआ लहू और पांव की बियाइयां फूटी हुई। वो ऐसी कमजोर, नहीफ, नाजुक और बेजान सी लग रही थी कि पत्थर से पत्थर दिल भी उन्हें देखता तो पानी हो जाता। पिताजी ने धीरे से कहा, जानकी, जानकी। माँ जी बेसुध पड़ी थी। यकाएक भर्राई आवाज में एक चीख मार के पिताजी उस बेसुध मूरत से लिपट गए। मैंने तेरे साथ बड़ा जुल्म किया है जानकी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं कसम खाता हूं, अब कभी नहीं, अब कभी नहीं। माँ जी ने अपने स्वामी की गोद में अपनी आंखें खोली और अपने कांपते हुए हाथ से की उंगलियों से पिताजी के कई दिन से बढ़ी हुई दाढ़ी को छूकर कहने लगी, नहीं, गलती तो मुझसे हुई, माफी तो मुझे चाहिए। मैंने समझा तुम शानों को मोहब्बत दे रहे हो, हालांकि तुम उसे सिर्फ जिंदगी दे रहे थे। मगर मुझे बहुत देर के बाद एहसास हुआ और उस वक्त वो मर चुकी थी। उसकी मौत और तुम्हारे दुख की जिम्मेदार मैं हूं। मगर जो गुनाहगार होते हैं वही तो माफी मांगते हैं। माँ जी अपने आंसू में शर्माई। सब नौकर सर झुका के बाहर चले गए। पिताजी ने एक हाथ से मुझे, दूसरे हाथ से मेरी माँ को गले से लगाते हुए कहा, उन दिनों को भूल जा, अब कभी ऐसा नहीं होगा। अब तक मैं तेरा कभी इतना नहीं हुआ था जितना आज से हो गया हूं। बस अब तो कुछ बाकी नहीं रहा, कुछ बाकी नहीं रहा। माँ जी ने खुशी और शर्म से पिताजी के सीने में सर छुपा दिया, रोने लगी। पिताजी भी रोने लगे, मैं भी रोने लगा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी एक रोने वाली कौम है। हमारी आंखों में आंसू बहुत होते हैं और हम हर जगह हर वक्त रो सकते हैं। मगर दूसरे लोग अक्सर से इसे हमारी कमजोरी पर महमूल करके हमारे मुतालिक गलत अंदाजे लगा लेते हैं। मगर हम क्या करें कि अभी हमारे दिल का जज्बा और हमारी आंखों का पानी नहीं मरा है। यकीनन जब हम बहुत ज्यादा तहजीब याफ्ता हो जाएंगे तो आंसुओं से नफरत किया करेंगे। दोपहर के वक्त माँ जी अपने पलंग में बैठी कुछ काट रही थी। गिरधारी लाल एक कुर्सी पर पिताजी के पलंग के करीब बैठे थे और पिताजी पलंग पे बड़े बड़े तकिए लगाए नींद दराज हालत में बैठे और हौले हौले गुनगुना रहे थे, खिले जब फूल सुबन में। गिरधारी लाल ने पूछा, अब कौन सी दवा शुरू कर दी? पिताजी हंस के बोले, अब अगर नदी का पानी भी पिला दोगे तो अच्छा हो जाऊंगा। उनके चेहरे पर गहरी उम्मीद की झलक थी। डॉक्टर गिरधारी लाल हैरत से मेरे पिता की तरफ देखने लगे। मेरी माँ सर झुकाए कुछ काटने में मसरूफ थी। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? पिताजी ने माँ जी से पूछा।
माँ जी अपने पलंग से उठी और पिताजी को अपने हाथ में लिपटी हुई ऊन दिखाते हुए बोली, सोचती हूँ वो शानों वाला स्वेटर अब पूरा कर दूं। धीरे से पिताजी ने इस नामुकम्मल स्वेटर को अपने हाथ में लिया। धीरे से उन्होंने इस पर अपनी उंगलियां फेरी और बोले, हाँ अब इसे पूरा कर डालो। लेकिन उनके लहजे में कोई हसरत या दुख न था। वो लहजा ऐसा था जैसे किसी खूबसूरत याद का होता है। शुक्रिया। आज इतना ही।